कौमी मसला है, खास तौर पे उन इलाकों में जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप लोगों के जो फॉर एग्जांपल मेल्स हैं, खास तौर पे जो एडल्ट मेल्स हैं, उनका बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। अब फीमेल्स के अंदर भी है, लेकिन फीमेल्स के अंदर क्यों होता है वो आप लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो मैं आप लोगों को आगे जाके पढ़ाता हूँ। लेकिन अब ये जो एक्नी है, इस चीज को समझने से पहले मैं आप लोगों की थोड़ी सी बेसिक्स पे वर्क करना चाहूंगा। अब देखें आप लोगों के पास क्या थे, अगर हम देख रहे थे ये नॉर्मल वाली डायग्राम, तो ये देखें इस तरह करके आप लोगों की नॉर्मल स्किन होती है, ये हेयर निकल रहा होता है, ठीक है। और हेयर के साथ ही इस तरह करके आप लोगों का एक ग्लैंड होता है जो कि अपनी सेक्रेशन से इधर डाल रहा होता है। और देन ये ऊपर आप लोगों की ये थी एपिडर्मस, थी नीचे आप लोगों की ये डर्मस वगैरह आ गई। अब देखिए होता क्या है कि नॉर्मल बंदे के अंदर इस तरह करके आप लोगों का हेयर है, और आप लोगों की स्किन को ड्राइनेस से बचाने के लिए अल्लाह पाक ने आपके अंदर एक ग्लैंड रखा हुआ है जिसको हम सिबेशियस ग्लैंड कहते हैं। अब ये वाला जो सिबेशियस ग्लैंड है, इसका काम होता है सीबम को प्रोड्यूस करना। अब ये सीबम क्या होता है, ये बेसिकली आप लोगों की ऑयली सेक्रेशंस होती हैं, जिसका काम है कि आपकी स्किन के ऊपर आ जाना और आप लोगों की जो स्किन है उसको ड्राइनेस से बचाना। लेकिन अब वो बंदा जिसको एक्नी है, उसके अंदर बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो रहा होता है, उसके अंदर आप दो तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। एक तो होता है कि आप लोगों का ये वाला जो ग्लैंड है, जो कि है सिबेशियस ग्लैंड, ये इनलार्ज हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखें कि इस तरह करके अगर आप लोगों का ये वाला जो ग्लैंड है वो बहुत ज्यादा इनलार्ज हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि अब बताओ कि आप लोगों की ये जो ऑयल की सेक्रेशन कम होगी या ज्यादा होगी। जारी सी बात है, आप लोगों की ये जो फैक्ट्री है ऑयल प्रोड्यूस करने वाली, वो बड़ी होगी है, तो अब क्या होगा कि आप लोगों की ये जो ऑयल की सेक्रेशन है वो बहुत ज्यादा होगी। तो एक तो ये काम होगा कि ऑयल की सेक्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा होगी। देन दूसरा काम ये होता है कि आपका ये वाला जो हेयर फॉलिकल होता है ना, ये आप देख सकते हैं, ये क्या, ये आप लोगों का हेयर है, ठीक है। अब ये जो हेयर है वो किसका बना हुआ था, वो बना हुआ था कैराटीन का। इधर आप लोगों के हेयर के शाफ्ट के साथ इधर जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते होते हैं कैराटिनोसाइट्स, ठीक है। कैराटिनोसाइट्स आप लोगों के वो सेल्स जो कि क्या बना रहे हैं, कैराटीन बना रहे हैं, और इस तरह करके आप लोगों का हेयर बन रहा होता है। अब मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका ये वाला जो कैराटिनोसाइट्स हैं ये बहुत ज्यादा काम करना शुरू कर देते हैं। जब ये बहुत ज्यादा काम करना शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से आपका जो कैराटिन है वो बहुत ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो अब आप लोगों के कैराटिन के बहुत ज्यादा बनने को हम कहते होते हैं हाइपर कैराटिनाइजेशन। तो क्या होगी, आप लोगों की हाइपर कैराटिनाइजेशन होगी। जब आप लोगों की हाइपर कैराटिनाइजेशन होती है तो इधर से जो नॉर्मली ऑयल जा रहा था ऊपर और आप लोगों की स्किन की सरफेस के ऊपर आ जाता था, अब क्या होगा, वो इधर रुकना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इधर से क्या हो गया, ब्लॉकेज हो गया, क्योंकि हाइपर कैराटिनाइजेशन हो गया, इधर से ब्लॉकेज हो गया। अब ये वाला जो ऑयल है वो आगे ऊपर स्किन के ऊपर नहीं जा पाएगा। जब आप लोगों का वो ऑयल स्किन के ऊपर नहीं जा पाएगा तो ऑयल जो है वो इधर रुकना स्टार्ट हो जाएगा, इधर करके। अब आप लोगों का ये देखें, फॉर एग्जांपल नॉर्मल हालत में ये था, अब क्या हुआ है कि आप लोगों का ये वाला जो स्पेशियस ग्लैंड है वो बड़ा हो गया, और आप लोगों का ये वाला जो ऑयल है वो इधर बहुत ज्यादा रुकना स्टार्ट हो गया। अब ये जो ऑयल का पीछे ही रुक जाना, स्किन के ऊपर ना जाना, तो उसकी वजह से क्या होगा, इधर एक बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करना शुरू कर देगा। वो वाला जो बैक्टीरिया है उसको हम क्या कहते होते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्नीज, ठीक है वो। और दूसरा उसका नाम होता है क्यूटी बैक्टीरियम, ठीक है। क्यूटी बैक्टीरियम एक्नीज भी है, प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्नीज भी है, वो आगे जाके मैं अंडरलाइन आप लोगों को करवा दूंगा। खैर आपको पता चल गया कि इधर अब एक बैक्टीरिया जो है बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ दिस ट्यूब, ठीक है, तो इधर एक बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर गया है। अब ये वाला जो बैक्टीरिया है ये जब इधर ग्रो करेगा तो ये क्या करेगा, इसके लिए ये वाला जो इधर सीबम पड़ा हुआ था वो एज अ खुराक एक्ट करेगा, ठीक है। तो वो वाला इसको खाएगा। अब आप लोगों का ये वाला जो बैक्टीरिया है वो इस सीबम को खाएगा, इस इन्वायरमेंट के अंदर रहेगा, और इस सीबम को तोड़ के वो इधर मतलब अपनी पूरी प्रॉपर नरिशमेंट करता रहेगा, वो ग्रो करता रहेगा, ठीक है। वो इसको तोड़ के फैटी एसिड्स बनाएगा। अब आपको पता है कि जब भी कहीं पे जुल्म होता है, ठीक है, कहीं पे आप लोगों का जालिम आता है, तो उसको मारने के लिए कोई और भी तो आएगा। फॉर एग्जांपल अब मैं कहता हूं कि नीचे से इधर से अब आप लोगों की गुजर रही थी ब्लड वेसल, अब आप लोग जब भी इधर कोई बैक्टीरिया वगैरह आता है तो आप लोगों का इधर सिग्नल पहुंच जाता होता है डब्ल्यूबीसी को कि जनाब इधर बैक्टीरिया आया हुआ है। तो क्या होगा कि आप लोगों के ये जो डब्ल्यूबीसी हैं इनको मैसेज पहुंच जाएगा कि उधर बैक्टीरिया आया हुआ है। तो क्या करेंगे कि आप लोगों के जो डब्ल्यूबीसी हैं वो निकल के इस जगह पे जाना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों के जो डब्ल्यूबीसी है उनका निकल के ब्लड वेसल से दूसरी जगह पे जाना, और साथ में आपको पता है इधर से आप लोगों का थोड़ा बहुत फ्लूइड भी जाएगा, तो आप लोगों का फ्लूइड भी इधर जा रहा है, आप लोगों के डब्ल्यूबीसी भी इस जगह पे जा रहे हैं जहां पे आपका बैक्टीरिया आया हुआ है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये वाला जो एरिया है इस तरह करके ऊपर की तरफ उभर जाएगा, क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा चीजें अकामुलेट हो गई हैं। नीचे बहुत ज्यादा चीजें क्या अकामुलेट हो गई हैं, एक तो आप लोगों का इधर कैराटीन काफी ज्यादा अकामुलेट हो गया, ये आप देख सकते हैं कि इधर आप लोगों का जो कैराटीन जो है वो काफी ज्यादा अकामुलेट हो गया। देन दूसरी बात ये कि इधर आप देख सकते हैं कि आप लोगों का ये इधर से ऑयल काफी ज्यादा इधर अकामुलेट हो गया, तो इधर आप लोगों का ऑयल काफी ज्यादा अकामुलेट हो जाएगा। तीसरा क्या है, इधर आप लोगों का बैक्टीरिया है। चौथा क्या है, इधर आप लोगों के डब्ल्यूबीसी
वगैरह आए हुए हैं, तो इस इधर क्या हो गया, अब आप लोगों की इन्फ्लेमेशन हो गई है। तो अब आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि जब बंदे को एक्नी होती है तो उसके स्किन के ऊपर इस तरह करके बंप क्यों बनता होता है, क्योंकि उसकी स्किन के नीचे बहुत ज्यादा सारी चीजें, उसकी स्किन के नीचे ऑयल, बैक्टीरिया, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, वो सारी चीजें जो हैं वो अकामुलेट हुई पड़ी हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, आप लोगों का इस तरह करके आपको पिंपल बन जाता होता है। देन क्या होगा, आप लोगों के डब्ल्यूबीसीज भी मरेंगे, आप लोगों का ये क्या कहते हैं डब्ल्यूबीसीज भी मरेंगे, बैक्टीरिया भी मरेगा। तो आप लोगों के ये जो मरे हुए डब्ल्यूबीसीज और बैक्टीरिया को हम क्या कहते होते हैं, पस कहते होते हैं। तो देन आपको पता है कि कुछ ही दिनों बाद वो वाला जो पिंपल होता है वो येलो सा आ जाता है, उसके अंदर पस सी भर जाती है। तो आई होप आज आप लोगों को उस चीज की समझ लगी होगी कि वो जो पहले दिन ही क्यों उसके अंदर पस नहीं होती, क्योंकि पहले दिन अभी आप लोगों का बैक्टीरिया आया है, देन उसके बाद डब्ल्यूबीसीज आएंगे, देन फाइट होगी और देन इधर पस बनेगी जो कि एज अ येलो अपीयर करती होती है। तो देन वो जो पस है वो बन जाती होती है। देन क्या होता है कि इधर से आप लोग इसको रप्चर करते हो और इधर से ये जो पस है वो बाहर की तरफ निकल जाती होती है, या इधर ये नीचे से रप्चर होकर आप लोगों की साथ वाली स्किन की तरफ ये स्प्रेड कर सकती है। तो ये वाला जो सारा प्रॉब्लम है वो हो रहा होता है। अब क्यों कहा जाता है कि अगर आपको पिंपल बना हुआ है तो आप लोगों ने उसको मतलब ज्यादा उसको छेड़छाड़ नहीं करनी होती। अब मसला क्या आता है कि जब आपको एक पिंपल बना हुआ है उसके साथ आप छेड़छाड़ करते हो तो उससे क्या होगा कि आप लोगों का इधर से ये रप्चर हो जाता है, स्किन के नीचे से ये रप्चर हो जाता है। ये वो स्किन के नीचे से रप्चर हो जाएगा तो ये वाला जो बैक्टीरिया है वो साथ वाली स्किन की तरफ स्प्रेड कर जाएगा। अब ये उस स्किन को डैमेज करेगा और अब इधर एक और पिंपल निकल आएगा। फॉर एग्जाम्पल इधर स्प्रेड कर गया तो इधर एक और पिंपल निकल आया। तो इस तरह करके आप लोगों की पैथोजेनेसिस होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को मस्ट पता होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आप लोगों को एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ आप लोगों की क्लिनिकल लाइफ की वजह से मैं इसको इन डिटेल पढ़ा रहा हूं। अब आपको ये पता चल गया कि आप लोगों का ये जो दूसरा एक्नी को एक्नी वल्गैरस भी कहते होते हैं, इसके अंदर मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप लोगों को जो पाइलोसेबेशियस फॉलिकल है उसका प्रॉब्लम हो रहा है। ये पॉइंट जो पाइलोसेबेशियस फॉलिकल, अब पाइलोसेबेशियस फॉलिकल हम किसको कह रहे होते हैं, तो ये वाला जो यूनिट बन रहा है ना, देखिए आप लोगों का इधर क्या है, इधर आप लोगों का हेयर फॉलिकल है और साथ में क्या है, आप लोगों का सेबेशियस ग्लैंड है। तो इसको हम कहते होते हैं पाइलोसेबेशियस यूनिट या पाइलोसेबेशियस फॉलिकल। तो आपको पता है ये जो एक्नी है इसके अंदर प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, इस एरिया के अंदर आ रही है, पाइलोसेबेशियस फॉलिकल के अंदर आ रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि इधर प्रॉब्लम जो आ रही है वो कहां पे आ रही है, इन्फ्लेमेशन कौन सी जगह पे हो रही है, पाइलोसेबेशियस यूनिट के अंदर हो रही होती है। अब प्रॉब्लम स्टार्ट कहां से हुई, जब आप लोगों की हाइपर कैराटिनाइजेशन हुई, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई, जब आप लोगों का जो ग्लैंड है वो बहुत ज्यादा इलाज कर गया था। अब हम बात को लिंक करते हैं, जरा बात को हम कैसे लिंक करते हैं। मैंने आप लोगों को कहा कि आपके जो मेल एडल्ट्स होते हैं, मेल एडोलिसेंट्स होते हैं, उनके अंदर एक्नी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब हम जरा उस चीज को लिंक करते हैं। देखिए जब आप लोग अपनी एडल्ट लाइफ को पहुंचते हो तो मेल के अंदर अल्लाह पाक ने हार्मोन्स रखे हैं जिनको हम मेल सेक्स हार्मोन्स कहते होते हैं, और उनको हमने क्या कहा था, उनको हम एंड्रोजेंस कहते होते हैं। अब ये वाले जो एंड्रोजेंस हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कह रहे हैं, मेल सेक्स हार्मोन्स कह रहे हैं। मेल में जो भी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आ रहे होते हैं वो किसकी मेहरबानियां होती हैं, वो आप लोगों के एंड्रोजेंस की मेहरबानियां हैं। अब ये वाले जो एंड्रोजन है ये एक काम करते हैं कि जब भी ये ज्यादा होते हैं तो ये जो आप लोगों का सिबेशियस ग्लैंड था उसको इलाज करवा देते हैं। ये वाला जो ग्लैंड था ना इसको इलाज करवा देते हैं। दोबारा इस पॉइंट को रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि ये वर्थ रिपीटिंग है कि जब आप लोग एडल्ट लाइफ को पहुंचते हो तो आपको पिंपल्स क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि जब आप एडल्ट लाइफ को पहुंच रहे हो तो आपकी बॉडी के अंदर जो एंड्रोजेंस हैं वो ज्यादा हो रहे होते हैं। जब वो एंड्रोजेंस ज्यादा होते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप लोगों का ये वाला जो ग्लैंड है वो बड़ा हो जाएगा। कौन सा ग्लैंड बड़ा हो रहा है, आप लोगों का सेबेशियस ग्लैंड बड़ा हो रहा है। और दूसरी बात ये कि वो एंड्रोजेंस प्रमोट करते हैं इंक्रीज्ड सीबम की प्रोडक्शन को। तो अब आप लोगों का इधर से जो ऑयल है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा। जब आप लोगों का इधर से ऑयल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो आपको पता चल गया कि अब अगर इधर ऊपर से थोड़ी भी ऑब्स्ट्रक्शन हुई तो आप लोगों का नीचे से ये बैक्टीरिया ग्रो करने के चांसेस ज्यादा हो गए और आप लोगों की जो एक्नी है वो होने के चांसेस ज्यादा हो गए। तो आई होप आप लोगों को आज इस चीज की समझ लग गई होगी कि जब हम एडल्ट लाइफ को पहुंचते हैं तो हमारे अंदर एक्नी क्यों हो रही होती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। आपकी बॉडी के अंदर जो एंड्रोजेंस हैं वो ज्यादा हो होते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को एक्नी हो रही होती है। अब वो एंड्रोजेंस कैसे एक्नी करवा रहे थे, एक तो वो सीबम की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवा रहे थे, और दूसरी बात ये कि वो इधर ये जो कैराटिन है
उसको ज्यादा करवा रहे थे। अब इन दोनों की वजह से प्रॉब्लम क्या आई थी, जब आप लोगों की हाइपर कैरेटनाइजेशन हुई थी तो अब ये जो ऑयल है वो ऊपर नहीं जा पा रहा था, और जब आप लोगों का ये जो ग्लैंड है वो बड़ा हुआ था तो इधर ऑयल की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई थी। तो ये वाला जो एरिया है ये वो बेस्ट प्लेस बन गया था आप लोगों का जो बैक्टीरिया है उसके ग्रो करने के लिए। तो इस वजह से आप लोगों का जो मुंह है, जो फेस है वो खराब हो जाता है। तो आपको पता चल गया कि क्या हो रहा था, आप लोगों की हाइपर कैरेटनाइजेशन हो रही थी, जिसकी वजह से आप लोगों की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी, ठीक है। और साथ में क्या था, आप लोगों का जो ग्लैंड है वो इनलार्ज हो रहा था, जिसकी वजह से आप लोगों की जो सीबम की प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा हो रही थी। तो इसी वजह से आप लोगों का ये जो प्रोपाइनियो बैक्टीरियम एक्नीज है उसके उधर ग्रो करने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो रहे थे। वो क्यों ग्रो करने के चांसेस ज्यादा हो रहे थे, बिकॉज आप लोगों के पास क्या होते हैं, आप लोगों के उधर जो स्पेशियस लिपिड्स थे, आप लोगों का ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है उनको तोड़ता है, उनको खाता है, उनको खा के ऐसे फैटी एसिड्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से आप लोगों की उधर इन्फ्लेमेशन हो जाती होती है। और वो जो इन्फ्लेमेशन होती है इसी वजह से वो बंदा आपके पास वो पिंपल्स वगैरह के साथ उसके फेस का मतलब जो सारा बेड़ा गर्क हुआ पड़ा होता है। तो ये वाली सारी प्रॉब्लम उसके अंदर हो रही थी। अब दो बातें ये आती हैं कि ये जो एक्नी है ये कुछ लोगों के अंदर होती है, कुछ के अंदर नहीं होती। दूसरी बात ये कि एक्नी तो फीमेल्स के अंदर भी होती है। तो सर जी आप तो कह रहे हैं कि ये जो एक्नी है ये सिर्फ मेल एडोलिसेंट्स और सबको अफेक्ट करेगी क्योंकि सारे जवान होंगे, सबके अंदर एंड्रोजन का लेवल ज्यादा होगा। तो चले जी हम जरा इस चीज को समझना चाहेंगे। देखिए हर बंदा जवान हो रहा है, हर बंदे के अंदर एंड्रोजन जो है वो ज्यादा होते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ लोगों के ये वाला जो सुबेशियस ग्लैंड्स हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। ये जो आप लोगों के ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट कुछ लोगों के अंदर ज्यादा हो रही होती है, इस वजह से उन लोगों के अंदर एक्ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हर बंदे के अंदर एंड्रोजन तो ज्यादा ही होंगे, लेकिन क्या होता है कि आप लोगों के कुछ लोगों के ग्लैंड जो हैं वो एंड्रोजन के लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ के कम सेंसिटिव होते हैं। जिनके कम सेंसिटिव होते हैं उनके अंदर एक्नी नहीं होती। अब ये वाली जो सेंसिटिविटी है ये किस पे डिपेंड कर रही होती है, ये आप लोगों की जेनेटिक्स पे भी डिपेंड कर रही होती है। अगर आप लोगों के जीन्स के अंदर एज सच मतलब पहले आप लोगों के वालिदैन को एज सच एक्नी का इशू नहीं रहा तो बड़े कम चांसेस हैं कि आपको भी एक्नी होगी। लेकिन अगर आप लोगों के वालिदैन को भी एक्नी का इशू रहा है तो आप लोगों के अंदर एक्नी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन ये कोई स्पेसिफिक आप लोगों की स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ये चीज स्पेसिफिक है कि वो लोग जिनके ये जो हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होंगे एंड्रोजेंस के लिए, उनके अंदर ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट ज्यादा होगी, सीबम की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो उनके अंदर एक्नी होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो आपको पता चल गया, आपको सिंपल किस चीज का पता चल गया कि कुछ लोग क्यों बच रहे हैं और दूसरे लोग क्यों अफेक्ट हो रहे हैं। देन दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात ये करते हैं कि अब फीमेल्स के अंदर एक्नी क्यों हो रही होती है। इसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर अगर एंड्रोजन जो हैं वो ज्यादा हो जाएं किसी भी वजह से तो उनके अंदर एक्नी होगी। दूसरी बात ये कि वो फीमेल्स जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, ये चीज हमने कहां पे पढ़ी है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, तो आप लोग उधर पढ़ोगे। इधर फिलहाल आप लोगों ने परेशान नहीं होना, फिलहाल जस्ट मैं इस चीज को लिंक करना चाहूंगा कि वो औरतें जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है उनके अंदर एक्नी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों एक्नी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उन औरतों के अंदर ये जो एंड्रोजन हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। जब एंड्रोजन बहुत ज्यादा होते हैं तो आप लोगों के उनके अंदर एक्नी होने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये जो एंड्रोजन हैं वो प्रमोट करते होते हैं एक्नी को। अब ये वाला एमसीक्यू आप लोगों को किस तरह आएगा, ये पीसीओएस वाला मोस्टली आप लोगों की ओबीज फीमेल होगी और साथ में उसको जो मेंसेस हैं वो नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। और साथ में उसका जब आप फेस देखोगे तो उसमें आप लोगों को काफी ज्यादा एक्नी दिख रही होगी। और चौथी बात ये कि आप लोगों का अगर आप उसका एक्सरे करवाओगे तो उसके अंदर आप लोगों को सॉरी अल्ट्रासाउंड करवाओगे तो उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा सिस्ट मिल रही होगी। तो इसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो आपको पता चल गया कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के अंदर मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है, मतलब उसके अंदर एक्नी क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड एंड्रोजन। तो अगर आप एक फीमेल देखते हो और उसके अंदर उसके फेस के ऊपर बहुत ज्यादा एक्नी है तो आपका शक जो जाना चाहिए वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज ये आप लोगों का रिस्क को बढ़ाती होती है एक्नी के। अब देखिए मैं आप लोगों को जरा कुछ रिस्क फैक्टर्स लिखवाना चाहता हूं जो कि आप लोगों की बुक पे नहीं लिखे हुए, लेकिन आप लोगों को एमसीक्यू सोल्व करने के लिए उन रिस्क फैक्टर्स का आना बड़ी मस्ट चीज है कि वो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि एक्नी के चांसेस को बढ़ा रहे होते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात क्या आ गई, एंड्रोजन का ज्यादा हो जाना। एंड्रोजन किसके अंदर ज्यादा होते हैं, आपको पता चल गया, वो लोग जो कि जवान होते हैं तो उनके अंदर एंड्रोजन ज्यादा मेल। उसके बाद फीमेल्स जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो। देन दूसरी बात ये कि अगर आप लोगों का मैकेनिकल ट्रोमा होता है, ठीक है, ऊपर फेस के ऊपर कोई चीज इस तरह की
आप फेस के ऊपर सारी सी बात है क्या चीज लग सकती है। अगर आप बहुत ज्यादा स्क्रबिंग करवाते हो तो उसकी वजह से आप लोगों को ये वाला मसला हो सकता है। अगर आपने अब यहाँ से एमसीक्यूज आया है टाइट क्लोथिंग से, अगर आप बहुत ज्यादा टाइट क्लोथिंग करते हो, ठीक है, अब ये एक्नी के बारे में आपने सिर्फ ये नहीं समझ जाना कि ये जो एक्नी है ये सिर्फ फेस पे होती है। आपको पता है कि ये जो एक्नी है ये फेस पे भी हो सकता है, फेस पे भी हो सकती है, या आप लोगों की नेक पे भी हो सकती है, या आप लोगों की बैक पे भी हो सकती है, या आप लोगों की चेस्ट के ऊपर भी हो सकती है। ठीक है, एक्नी सिर्फ क्या है, एक्नी एक डिजीज है जिसमें आप लोगों की बॉडी के अंदर क्या है कि वो ये वाला जो पाइलोसेबेशियस फॉलिकल है उसकी इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। तो अब आपको पता है जो हेयर्स होते हैं वो सिर्फ आपके फेस पे तो नहीं है ना होते, आप लोगों की नेक पे भी होते हैं, सॉरी आप लोगों का ये जो बैक है उधर भी होते हैं, आपकी चेस्ट पे भी होते हैं। ठीक है, तो एक्नी कहीं पे भी हो सकती है। तो अब आपने सिर्फ फेस के बारे में नहीं सोचना जब भी एक्नी का बात है। खैर आपको पता चल गया कि अगर आप लोग बहुत ज्यादा टाइट क्लोथिंग कर रहे हो, अब टाइट क्लोथिंग कौन करता होता है, आपको पता है जो फीमेल्स हैं वो ब्रा पहनती होती हैं, तो उनके अंदर ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी बात ये कि वो फीमेल्स आप लोगों को पता है जो एथलीट्स हैं वो बहुत ज्यादा टाइट क्लोथिंग उनको करनी पड़ती है। तो वो एथलीट्स जो कि बहुत टाइट क्लोथिंग कर रहे होते हैं, तो वो जहां जहां पे बहुत ज्यादा टाइट क्लोथिंग कर रहे होते हैं उनके अंदर ये जो एक्नी होने के चांसेस हैं ज्यादा होते हैं। और ये है आप लोगों का यूएसएमएलई का एमसीक्यू, यहाँ से आप लोगों का एमसीक्यूज आया हुआ है। देन दूसरी बात करते हैं, अब एक इधर उसने टर्म यूज की जो कि अक्सर लोगों को समझ नहीं आती, कोमिडोजेनिक। अब ये कोमिडोजेनिक का क्या मतलब होता है और ये कोमिडोन होता क्या है और ये व्हाट आर ब्लैक हेड्स एंड व्हाट आर व्हाइट हेड्स, जरा हम इस चीज की बात करते हैं। देखिए कोमिडोन के बारे में आपने सिर्फ एक चीज याद रख लेनी है कि वो डेबरस जो कि ब्लॉक कर रहा होता है स्पेशियस डक को, उसको हम कोमिडो कह देते होते हैं। ठीक है, आप लोगों का कोई भी गंद बला जो भी चीज है जो कि ब्लॉक कर रही है इस स्पेशियस डक्ट को, तो उसको हमने क्या कह दिया, उसको हमने कोमिडो कह देते होते हैं। इसको आप लोगों ने लिख लेना, ये आपकी बुक पे नहीं लिखा। व्हाट इज कोमिडो, तो आपने सिंपल इसमें याद रखना है डेब्रस ब्लॉकिंग स्पेशियस डक्ट, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कोमिडो कह रहे होते हैं। अब अगर ये ज्यादा हो तो इनको हम क्या कह देंगे, कोमिडोन कह देते होते हैं। अब आपको पता है कि जब भी आप लोगों की इधर डक्ट जो है वो ब्लॉक होती है तो पीछे से आप लोगों का बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। इट मींस आपका एक कंसेप्ट बन गया कि ये जो कोमिडोन्स होते हैं ये पीछे बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस को बढ़ा देते होते हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस को क्यों बढ़ाते होते हैं, क्योंकि आपको पता है पीछे ऑयल सारा अकामुलेट हो जाएगा, उधर बैक्टीरिया ग्रो करेगा और उसकी वजह से आप लोगों की इन्फ्लेमेशन हो जाती होती है। अब आप लोगों के ये जो कोमिडोन्स होते हैं इनको हम दो टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, एक आपके पास होते हैं ओपन कोमिडोन्स और दूसरे आप लोगों के पास होते हैं क्लोज्ड कोमिडोन्स। अब ये जो आप लोगों के ओपन कोमिडोन्स होते हैं इनको हम ब्लैक हेड्स भी कहते होते हैं। अगर आप लोगों ने किसी बंदे की स्किन देखी है तो उसमें अगर आप लोगों का इस तरह के ना ब्लैक हेड से नजर आ रहे होंगे तो ये वाले जो ब्लैक हेड्स होते हैं इनको हम ओपन कोमिडोन्स कह रहे हैं। अब हम इनको ओपन कोमिडोन्स क्यों कहते होते हैं, क्योंकि इनको ऊपर से स्किन ने कवर नहीं किया होता। ठीक है, वो कोमिडोन, वो आप लोगों का डेब्रस जिसने क्या किया हो, जिसने आप लोगों की ये वाली जो स्पेशियस डक्ट है इसको ब्लॉक किया हुआ हो लेकिन इसको ऊपर से स्किन ने कवर ना किया हुआ हो, तो इसको हम ओपन कोमिडोन कहते होते हैं। और ये ब्लैक अपीयर कर रहा है तो इसकी वजह से हम इसको ब्लैक कोमिडोन कहते होते हैं, और सॉरी ब्लैक हेड कहते होते हैं। अगर इसको ऊपर से स्किन ने कवर किया हुआ हो तो आपको पता है स्किन ऊपर से व्हाइट होती है, तो देन हम इसको क्या कहेंगे, इसको क्लोज्ड कोमिडोन कहेंगे। और देन इसका दूसरा नाम जो होगा वो होगा व्हाइट हेड। तो अगर आप लोग व्हाइट हेड देखना चाहते हो तो ये भी मैंने यूवर्ड की डायग्राम निकाली है, आप देख सकते हैं कि ये क्या है कि आप लोगों के क्लोज कोमिडोन्स हैं और ये आप लोगों के इस तरह करके व्हाइट व्हाइट से अपीयर कर रहे होते हैं। तो ये चीज आप लोगों को, कोमिडोन्स क्या थे, वो डेब्रस था जो कि ब्लॉक कर रहा था स्पेशियस डक्ट को, जिसकी वजह से पीछे इन्फ्लेमेशन हो रही थी। दो तरह की इसकी टाइप थी, एक ओपन थे एक क्लोज थे। ओपन को ऊपर से स्किन ने कवर नहीं किया था, इसकी वजह से हम उनको ब्लैक हेड्स कहते हैं। क्लोज को ऊपर से स्किन ने कवर किया होता है तो इसकी वजह से हम इनको क्लोज्ड कोमिडोन्स कहते हैं या हम व्हाइट हेड्स कहते होते हैं। तो ये वाली जो चीज है वो आप लोगों को उसके अंदर मिल सकती होती है जिसके अंदर क्या था आप लोगों की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी। अब हम उधर ही रिस्क फैक्टर्स की तरफ आते हैं। देखिए वो इधर लिखता है कि आप लोगों के कोई भी, अगर आप लोग कोई इस तरह की चीज यूज कर रहे हो, लाइक कोई ऑयल बेस्ड स्किन या हेयर प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, तो वो क्या करती हैं, वो आप लोगों का इधर आके ब्लॉक कर देंगी। इस वाले ये वाला जो पोर था ना, ये जो आप लोगों की स्पेशियस डक्ट थी वो इसको आके क्लोग कर देंगी। जब वो इसको आके क्लोग कर देंगी तो हम इसको क्या कहेंगे, कोमिडोन्स कह देंगे। ठीक है, तो जब इनको हम कोमिडोन्स कहेंगे अब क्या होगा, इससे पीछे आप लोगों को सारा ऑयल अकामुलेट होना शुरू हो जाएगा और बाकी वही सारी पैथोजेंस पीछे बैक्टीरिया ग्रो कर देगा। इट मींस आपको रिस्क फैक्टर्स का पता चल गया कि एक तो आप लोगों का जवान होना मींस कि आप लोगों के एंड्रोजन, दूसरा कोई भी ट्रोमा वगैरह होना मींस कि आप लोगों की टाइट क्लोथिंग या बहुत ज्यादा कोई बंदा स्क्रबिंग वगैरह करवाता है, और देन लास्ट वन आ गया कोमिडोजेनिक, अगर कोई आप लोग इस तरह की गंदी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो। तो ये वाली जो सारी चीजें हैं ये एक्नी को प्रमोट करती होती हैं। बाकी अगर आप लोग बहुत ज्यादा टेम्परेचर वाले एरिया के अंदर रह रहे हो तो उसके अंदर भी आप लोगों का ये ऑयल प्रोडक्शन काफी ज्यादा हो रही होती है, तो उस केस में भी आप लोगों की जो एक्नी है
वो ज्यादा हो रही होती है। तो ये वाली जो सारी चीजें हैं वो क्या कर रही थी, वो एक्नी को प्रमोट कर रही थी, आप लोगों की जो एक्नी है वो हो रही थी। चले जी, ये वाली जो सारी चीजें हैं उसका हमें पता चल गया। इट मीन्स कि वो बंदा मेरे पास किस तरह आ सकता है, ब्लैक हेड के साथ, व्हाइट हेड के साथ आ सकता है, ठीक है। उसमें मुझे पस्ट्यूल वगैरह मिल सकता है, वो पस फील्ड दूसरा वेजिकल सा मिल सकता है, पस्ट्यूल वगैरह मिल सकता है। तो इस तरह करके अगर मेरे पास बंदा आ सकता, उसकी स्किन जो होगी वो रेडनेस ही होगी, हाथ लगाने पे उसको जारी सी बात है पेन होगा, जारी सी बात है जब भी आपको पिंपल निकलता है तो उसमें आप लोगों का पेन वगैरह होता है। तो इन वाली सारी चीजों के साथ वो बंदा मेरे पास आ जाता होता है। तो अब मैंने उसको ट्रीट कैसे करना है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी। तो देखिए, ये जो ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी है ये आप लोगों का स्टेप बाय स्टेप चलती है। अब स्टेप बाय स्टेप कैसे चलती है कि सबसे पहले आप लोगों ने टॉपिकल चीजें यूज करनी होती हैं, मींस के टॉपिकल क्रीम्स यूज करनी होती हैं। ये नहीं कि आप लोगों ने डायरेक्ट जो ओरल दूसरा मेडिसिन है उसकी तरफ जाना होता है, ठीक है। तो ये मैंने स्टेप 2 सीखे से उठाया है रिगार्डिंग द गाइडलाइंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी, कि आपने कैसे ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले क्या आ गई, टॉपिकल, मींस कि आप लोगों ने क्रीम्स यूज करवानी होती हैं। अब क्रीम कौन कौन सी आ जाती है, ये आप लोगों की बुक पे लिखा हुआ है, आई थिंक सो लिखा हुआ है जी। बेंजोइल पर ऑक्साइड आ जाती होती है। अब ये जो बेंजोइल पर ऑक्साइड है, ठीक है, देन दूसरा आप लोगों के पास आ जाते हैं दूसरा विटामिन ए डेरिवेटिव्स। विटामिन ए डेरिवेटिव्स को हम क्या कहते होते हैं, रेटिनोल्स, ठीक है। और इसमें आप लोगों के बड़े कॉमनली यूज्ड आजकल जो यूज हो रहे हैं वो हो रहे हैं एडापालीन, ठीक है, एडापालीन हो रहा है, और उसके बाद आप लोगों का ट्रीटिनोइन हो रहा है। तो ये वाले जो हैं ये बड़े कॉमनली यूज होते हैं। तो ये क्रीम्स मिल सकती हैं, आप लोग इनको यूज करवा सकते हो, या आप लोगों की एंटीबायोटिक्स आप लोग उनको यूज करवा सकते हो। इनके भी मैं आप लोगों को मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूज बताता हूँ कि ये किस तरह काम करेंगे। एंटीबायोटिक्स बेसिकली आप लोगों की मेनली जो यूज होती है वो होती है क्लिंडामाइसिन, ठीक है, या आप लोगों की एरिथ्रोमाइसिन वगैरह भी यूज होती है। लेकिन मैंने जो देखा है मोस्टली आप लोगों की जो एंटीबायोटिक टॉपिकल यूज हो रही होती है वो यही क्लिंडामाइसिन यूज हो रही होती है। अब हम देखते हैं कि ये एक्नी को कंट्रोल कैसे करते होते हैं। तो देखें, आपके पास क्या था, ये जो बेंजोइल पर ऑक्साइड है ये क्या करेगा कि वो जो आप लोगों की बहुत ज्यादा हाइपर कैरेटनाइजेशन हो रही थी ना, बहुत ज्यादा कैराटीन इधर बन रहा था। अगर मैं आप लोगों को दोबारा उसी डायग्राम की तरफ लेके जाना चाहूँ तो मेन प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हो रही थी, जब इधर बहुत ज्यादा हाइपर कैरेटनाइजेशन हो रही थी और ऊपर जो ऑयल है वो नहीं जा पा रहा था। तो आपका जो बेंजोइल पर ऑक्साइड है वो क्या करेगा कि ये वाली जो हाइपर कैरेटनाइजेशन हो रही है इसको इनहिबिट कर देगा। जब ये इसको इनहिबिट कर देगा तो उसका फायदा क्या होगा कि अब ये जो ऑयल है ये स्पून से ऊपर जाता रहेगा, ये क्लोगिंग नहीं होगी और आप लोगों के पीछे जो एक्नी है वो नहीं होगी। और दूसरा ये काम क्या करता होता है कि आप लोगों का ये जो प्रोपाइनियो बैक्टीरियम एक्नीज है उसको भी मार देता होता है। तो इन दोनों का फायदा क्या होगा आप लोगों का बेंजोइल पेरोक्साइड लगाने का, कि अब आप लोगों की दोनों चीजें ठीक होगी। आप लोगों का ऊपर से जो पोर क्लोग हो रहा था वो भी ठीक हो गया, नीचे से जो बैक्टीरिया इन्फ्लेमेशन कर रहा था वो भी ठीक हो गया। तो अगर एक बंदे को माइल्ड सी एक्नी है तो उसको आपने क्या दे देना होता है, बेंजोइल पर ऑक्साइड की क्रीम दे देनी है। वो इसको लगाएगा, उससे फायदा ये होगा कि ये बैक्टीरिया वगैरह और आप लोगों का पोर जो है वो ओपन हो जाएगा और वो बंदा ठीक हो जाएगा। तो एक आप लोग ये दे सकते हो। दूसरा आप जो दे सकते हो वो वही मैंने आप लोगों को रेटिनोइड्स बता दिया, लाइक एडापालीन और ट्रीटिनोइन की क्रीम दे सकते हो। मैं खुद जो यूज कर रहा हूँ वो एडापालीन जेल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग वो यूज कर सकते हो। अब वो भी क्या करेंगे, वो भी बिल्कुल यही सेम काम करेंगी कि आप लोगों का इसी को इनहिबिट कर देती है, कि ये जो आप लोगों की बहुत ज्यादा हाइपर कैरेटनाइजेशन हो रही होती है इसको इनहिबिट कर देती होती है। अब जरा मैं आप लोगों को एज यू नो कि आप लोगों का ये जो ट्रीटानोइड्स हैं ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होती हैं, तो इस वजह से मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखवाना चाहूंगा रेटिनोइड्स का, कि आप लोगों के ये जो विटामिन ए डेरिवेटिव्स हैं ये किस तरह काम करते होते हैं, ठीक है। इनके जरा आप लोग नाम लिख लें, इनको हम रेटिनोइड्स भी कहते होते हैं। इसमें आप लोगों का आइसोट्रिटानोइन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का ये एडापालीन वगैरह आ जाता है। इनका एक और नाम होता है 13 सिस रेटिनोइक एसिड, ठीक है, ये आ जाता है। ये सारी क्या है, ये सिंपली आप लोगों का विटामिन ए के डेरिवेटिव्स हैं, उसी के बहन भाई हैं, उसी से डिराइव हुए पड़े हैं। अब इनका काम क्या होता है, ये जनाब जब सेल के अंदर जाते हैं तो ये अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं। अब इनके न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल ये आप लोगों का सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो इनके न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। इसके न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, एक होता है रेटिनोइड एसिड रिसेप्टर, उसको हम RAR कहते हैं। व्हाट इज RAR, दैट इज रेटिनोइड एसिड रिसेप्टर। देन दूसरा हमारे पास होता है RXR, उसका हम कहते होते हैं रेटिनोइड एक्स रिसेप्टर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जाके ये वाली जो ड्रग है वो बाइंड कर जाती होती है RAR के साथ और आप लोगों के RXR के साथ, जो कि न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं। ये जब उनके साथ बाइंड करेगी तो ये क्या करेगी, ये काम वही सेम करेगी कि ये आप लोगों का डिक्रीज करवा देती है इधर से कैराटिन की प्रोडक्शन को। जब आप लोगों का ये डिक्रीज करवा देती है इधर से कैराटिन की प्रोडक्शन को, तो अब इधर से आप लोगों की ऑक्लूजन नहीं होगी। जब वो ऑक्लूजन नहीं होगी तो उस केस में क्या होगा कि आप लोगों का जाहिर सी बात है ये एक्नी जो है वो ठीक हो जाती होती है। दूसरी बात ये कि ये भी आप लोगों का बैक्टीरिया वगैरह जो है उसको मारने के अंदर हेल्प करती है। तीसरी बात ये कि ये
जो इधर डेब्रस होता है ये इसको रिमूव करने के अंदर हेल्प करती है। तो ये वाले जो सारे काम है इसकी वजह से आप लोगों के ये जो रेटिनोइड्स हैं ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। खैर ये चीज मैं अभी आगे जाके आप लोगों को पढ़ाता हूँ। फिलहाल जस्ट आपको ये पता चल गया कि अगर एक बंदे को माइल्ड एक्नी है तो उस केस में मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं। एक है कि मैं उसको बेंजोइल पेरोक्साइड दे दूं, दूसरा है कि मैं उसको रेटिनोइड्स टॉपिकल दे दूं, तीसरा है कि मैं उसको एंटीबायोटिक्स दे दूं। लेकिन मेनली जो आजकल मैंने प्रैक्टिस देखी है उसमें क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स और प्लस ये जो आप लोगों का टीटानोइन है इसका कम्बिनेशन दिया जा रहा होता है। ये वाला जो कम्बिनेशन है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है इन टॉपिकल थेरापी। तो ये कम्बिनेशन दोगे तो उससे क्या होगा कि उसकी वो जो एक्नी है वो काफी हद तक बेहतर हो जाती होती है, अगर तो माइल्ड होगी। अगर माइल्ड नहीं होगी, अगर स्वेयर होगी, तो उस केस में अब हम बात करते हैं कि अगर उस बंदे को स्वेयर है, फॉर एग्जांपल ये वाली जो चीजें देने से उस बंदे की एक्नी जो है वो ठीक नहीं हो रही होती, तो देन हमारी जो गाइडलाइंस कहती हैं कि देन आपने ओरल एंटीबायोटिक्स जो हैं उनकी तरफ जाना होता है। ठीक है, अब ओरल एंटीबायोटिक्स जो मोस्टली आप लोगों की इधर यूज होती है वो होती है डॉक्सीसाइक्लिन। एक्नी के लिए मोस्टली आप लोगों की जो एंटीबायोटिक यूज हो रही है वो डॉक्सीसाइक्लिन, तो आप लोगों ने ये देना। अगर फॉर एग्जांपल इससे भी एक्नी ठीक नहीं हो रही तो देन आपके पास जो लास्ट रिजोर्ट होता है वो होता है ओरल रेटिनोइड्स का। ठीक है, मींस के आइसोट्रिटानोइन का। तो आपने क्या देना है, मैं यही ले रहा हूं आइसोट्रिटानोइन। तो ये आप लोग क्या कर रहे होते हो, आइसोट्रिटानोइन बंदे को दे रहे होते हो। अब ये जो आइसोट्रिटानोइन है ये भी क्या है, विटामिन ए डेरिवेटिव है। इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा वो आपको पता चल गया कि ये जाके आप लोगों के आरएआर और आप लोगों के आरएक्सआर रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी और देन जाके इनहिबिट कर देगी आप लोगों की केराटिनाइजेशन को। आप लोगों का जो बैक्टीरिया होता है ये उसको भी मार देती होती है, बैक्टीरिया को मार देगी। आप लोगों का ये जो हाइपर केराटिनाइजेशन है उसको खत्म कर देगी। तो उसकी वजह से आप लोगों की जो एक्नी है उसके बाद ये जो डेब्रस है इसको भी इधर से रिमूव करवा देती होती है। तो इसकी वजह से आप लोगों की जो एक्नी है वो काफी हद तक अच्छी हो जाती होती है। लेकिन 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 मसला क्या है कि आपने हर बंदे को ओरल ये जो आप लोगों के ओरल विटामिन ए डेरिवेटिव्स हैं ये भाग के नहीं दे देने होते, क्योंकि आप लोगों के ये जो ओरल विटामिन ए डेरिवेटिव्स हैं लाइक आइसोट्रिटानोइन है, तो ये आप लोगों ने जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके अंदर कंट्रा इंडिकेटेड होती है। प्रेग्नेंट लेडी को आप लोगों ने भूल के भी आइसोट्रिटानोइन नहीं देना। अगर आप लोगों ने आइसोट्रिटानोइन एक प्रेग्नेंट लेडी को दे दिया तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसके पेट के अंदर जो बच्चा है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर एनोमलीज हो सकती हैं। तो आप लोगों की कोई भी ऐसी ड्रग जो कि एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो फीटस पड़ा हुआ है उसके लिए डैमेजिंग हो तो उसको हम कहते होते हैं ट्रेटोजेनिक। तो अगर आप लोगों ने आइसोट्रिटानोइन की डब्बी देखी है तो उसके ऊपर भी यही लिखा होता है कि दिस कांट बी यूज्ड फॉर प्रेग्नेंट लेडीज। तो आप लोग ये प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं दे सकते क्योंकि उसके बच्चे के अंदर ये एबनॉर्मेलिटीज करवा सकता होता है। तो ये आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि आइसोट्रिटानोइन इज कंट्रा इंडिकेटेड इन प्रेग्नेंट लेडीज। अगर आपके पास एक फीमेल आती है और वो जवान है तो उसमें आप लोगों ने आइसोट्रिटानोइन देने से पहले मस्ट मेक श्योर करना होता है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को पहले प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह करवाना पड़ता है या आपने उसको ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स देनी होती है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोग जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके अंदर आइसोट्रिटानोइन जो है वो नहीं दे सकते होते। अब जरा मैं आप लोगों को जो नॉर्मल लोग हैं उनके अंदर आइसोट्रिटानोइन के साइड इफेक्ट्स बताता हूं कि हम लोग इतना भाग के आइसोट्रिटानोइन किसी को क्यों नहीं देते और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। देखिए, आप लोगों का ये जो आइसोट्रिटानोइन है ये बहुत ज्यादा ड्राइनेस करवा देता होता है। मींस के मैंने जस्ट एक मेडिसिन मतलब सिर्फ एक गोली ली हुई है आइसोट्रिटानोइन की, लेकिन आज मेरा जो मतलब माउथ है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो रहा है, मुझे बार बार पानी पीना पड़ रहा है। तो ये क्या करवाता है, ये आप लोगों का आइसोट्रिटानोइन बहुत ज्यादा ड्राइनेस ऑफ माउथ करवा रहा होता है। उसके बाद आप लोगों की जो स्किन है, अगर किसी कोई बंदा जो है आइसोट्रिटानोइन फेस के ऊपर यूज करता रहा है ना, ठीक है, विटामिन ए डेरिवेटिव, तो उसको इस चीज का अंदाजा होगा कि जब आप वो लगाते हो तो उसके बाद जो स्किन है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती होती है। तो आपने याद रखना है कि ये जो आइसोट्रिटानोइन है ये ड्राइनेस बहुत ज्यादा करवा देता होता है। आप लोगों का माउथ ड्राई ड्राई रहेगा, आप लोगों की स्किन ड्राई हो सकती है, आप लोगों के लिप्स जो है वो ड्राई हो सकते हैं, इवन कि आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो सकती होती है। तो वो बंदा जो कि आइसोट्रिटानोइन यूज कर रहा हो तो उसको आपने कहना है कि अगर आप लोग आपने आइसोट्रिटानोइन यूज करना है तो आपको पानी का जो वाटर इनटेक है वो ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आपके जो लिप्स हैं वो ड्राई हो रहे हैं तो उस केस में आपने लिप्स के ऊपर वो ग्लिसरीन वगैरह लगा सकते हो। ठीक है, तो ये वाली जो सारी चीजें वो आप लोगों को उसको मस्ट बतानी पड़ेगी। देन दूसरी बात ये कि अगर वो बंदा आइसोट्रिटानोइन यूज कर रहा है तो उस केस में उसने जो सन ब्लॉक है वो जरा अच्छे वाला लाजमी यूज करना है। ठीक है, तो सन ब्लॉक का भी आप लोगों ने उसको रिकमेंड करना होता है। तो ये थोड़ी सी आइसोट्रिटानोइन के बारे में चीजें हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। देन ये है कि अगर कॉन्स्टिपेशन होगी तो उस केस में आप लोगों ने उसको कहना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, तो उसके केस में आपने उसको कॉन्स्टिपेशन की भी ट्रीटमेंट देनी होती है। तो लेकिन अगर वो वाटर का इंटेक अच्छा रखेगा तो उस केस में वो जो ये वाली जो सारी
कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बच सकता है, लेकिन वो बंदा जो कि आइसोट्रिटानोल ले रहा है उसके अंदर ये वाले प्रॉब्लम आने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं। अब ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से मैं इसका थोड़ा सा मजीद चीजें इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखिए, अगर एक बंदा आइसोट्रिटानोइन ले रहा है तो स्टार्ट में क्या होगा, उसकी जो एक्नी है वो वर्स हो जाती होती है। ये आपने अपने पेशेंट को बताना है कि जब आप स्टार्ट में लोगे तो आपकी एक्नी वर्स हो जाएगी, तो उस केस में आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होगे कि सर जी वो जो एक्नी वर्स हो रही है वो किस वजह से हो रही होती है। देखिए, आप जब स्टार्ट में उस बंदे को, वो बंदा जो कि आइसोट्रिटानोइन ले रहा है, उस केस में प्रॉब्लम क्या आएगी, उस केस में प्रॉब्लम क्या आएगी कि इधर से आप लोगों का ये जो वो क्या करता है, आप लोगों का ये जो आइसोट्रिटानोइन है, ये जो सेबेशियस ग्लैंड है ना, इसको डिक्रीज करवा देता होता है। नॉर्मली क्या होता है, इसका साइज जो है लार्ज हुआ पड़ा था, तो आपका ये जो आइसोट्रिटानोइन है वो उसका एक मेन एक्शन कैसे होगा कि वो आप लोगों का ये वाला जो सेबेशियस ग्लैंड है इसको डिक्रीज करवा देगा, इसके साइज को कम कर देता होता है। तो एक तो इसका साइज कम होगा। अब क्या होगा कि इधर से आप लोगों का ये जो बहुत ज्यादा ऑयल है, ये जो इधर डेब्रस वगैरह पड़ा हुआ है, और ये जो इधर बहुत ज्यादा स्किन, दूसरा डैमेज स्किन सेल्स होंगे, डेड स्किन सेल्स होंगे, वो इन सब को रिमूव करवाएगा। मैंने आपको बताया था कि ये जो आइसोट्रिटानोइन होता है, विटामिन ए के डेरिवेटिव्स होते हैं, वो इधर से डेब्रस को रिमूव करवा देते हैं। अब आप देखें कि ये वाला जब सारा डेब्रस ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका जो पिंपल है वो मजीद ऊपर की तरफ उभर जाएगा, मजीद ऊपर आएगा, मजीद उसकी रेडनेस बढ़ जाएगी। तो उस केस में आपने समझना है कि अगर उसको मजीद रेडनेस बढ़ रही है और उसको अगर फेस उसका ड्राई हो रहा है, अगर उसका माउथ ड्राई हो रहा है, इट मींस कि आपकी ड्रग जो है वो काम कर रही है। वो काम ही ऐसे करती है कि वो हर चीज को ड्राई करवा देती है। दूसरी बात आपको पता चल गई कि स्टार्ट में उसका ये वाली जो सारी चीजें जब बाहर की तरफ निकलेंगी, डेब्रस उसका बाहर की तरफ निकलेगा, तो उसकी एक्नी स्टार्ट में थोड़ी सी वर्स होगी, लेकिन देन जब ये सारी चीजें बाहर निकल जाएंगी, अब बैक्टीरिया भी मरा हुआ है, स्पेशियस ग्लैंड भी दूसरा साइज में कम हुआ पड़ा है, तो देन उसकी जो एक्नी है वो बिल्कुल ठीक हो जाती होती है। अगर बंदे को स्वेयर एक्नी है तो उसको जो कोर्स करना पड़ता है इसका आइसोट्रिटानोइन का, वो 6 मंथ्स का करना पड़ता है। रोज की जो एक टैबलेट है वो लेनी पड़ती है, मतलब ये इसकी कोई ट्रीटमेंट इतनी इजी नहीं है। देन उसको इन सारी चीजों के साथ भी डील करना पड़ता है। ये जो ड्राइनेस वगैरह हो रही होती है, आई थिंक कि काफी ज्यादा सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था। तो जनाब चले जी दोबारा एक्ने की तरफ चलते हैं। इसका मैंने उसने देखें 3 लाइंस बताई हैं, लेकिन मुझे ज्यादा चीजें इसके बारे में बतानी पड़ी बिकॉज क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। खैर, हम एटियोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें आप लोगों को पता चल गया कि आपका सीबम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा था क्योंकि आप लोगों के एंड्रोजेंस आ रहे थे। जिस देन क्या था, आप लोगों के जो कैरेटिनाइजेशन है वो बहुत ज्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से आप लोगों का प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्नी जो है वो उधर ग्रो कर रहा था, जिसकी वजह से आप लोगों का जो पाइलोस्पेसिस यूनिट है उसकी इन्फ्लेमेशन हो रही थी। ठीक है, जिसकी वजह से अब आप लोगों के पस्ट्यूल्स, पेप्यूल्स, नोड्यूल्स, सिस्टम्स वगैरह उधर सारी बन रही थी। आपने इसको ट्रीट कैसे किया? फर्स्ट ट्रीटमेंट जो थी वो मैं टॉपिकल रेटिनोइड्स या बेंजोइल पेरोक्साइड या एंटीबायोटिक्स यूज कर रहा था। देन मैं ओरल एंटीबायोटिक्स यूज कर रहा था अगर उससे भी ठीक नहीं हो रही थी, और देन मैं ओरल रेटिनोइड्स जो है वो यूज कर रहा था। इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी उसको मैं उसके अकॉर्डिंग देख रहा था। तो जनाब ये